कहा जाता है कि दुनिया के तमाम खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता। पर क्या हो अगर वो टीचर ही अपने स्टूडेंट की काबिलियत से डरने लग जाए, तब क्या वो वाकई में अपने स्टूडेंट को उसी तरह से सिखा पाएगा जैसा उसे सिखाना चाहिए था। ऐसे ही मुश्किल सवालों का जवाब देती है फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका नाम है द मैच। ये मूवी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई एक कोरियन स्पोर्ट्स ड्रामा है, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9, जिसे मेरे हिसाब से शायद थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। बाकी आप लोग इस कहानी को पूरा देखने के बाद ये फैसला खुद करें, और आपका जो भी जवाब है उसे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो चलिए फिर बिना कोई समय जाए किए फटाफट शुरू करते हैं इस ब्रांड न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की शुरुआत में हमें 90s के आसपास का दौर दिखाया जाता है। ईस्ट एशियन कंट्रीज में एक खेल बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिसका नाम है गो। वैसे तो ये खेल देखने में काफी हद तक शतरंज जैसा ही लगता है, लेकिन कहा जाता है कि यह शतरंज से भी कहीं ज्यादा पेचीदा है, और इसे खेलने के लिए इंसान में अकल के साथ साथ बहुत ज्यादा धैर्य भी होना चाहिए। पिछले कई सालों से इस खेल में चाइना ही एक तरफा विजेता रहा है, तो ज्यादातर लोगों को ये लगने लगा है कि गो नाम के इस खेल में आगे भी चाइना ही हर बार जीतता रहेगा। वैसे इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कोरियन प्लेयर इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच पाया था, और इसी के साथ हम इस कहानी के मेन लीड चुन सॉक को देख पाते हैं, जो कि एक साउथ कोरियन गो प्लेयर है। आज जब उसका मुकाबला चाइना के फेंग शुई से चल रहा था, जो कि पिछले कई सालों से इस चैंपियनशिप को जीतते आ रहा है, तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि चुन उसके सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगा। लेकिन रिकॉर्ड्स तो बनते ही हैं टूटने के लिए, और आज यहाँ सबको चौंकाते हुए इस कोरियन प्लेयर ने कई बार के वर्ल्ड चैंपियन उस चाइनीज प्लेयर को हरा दिया। यानी कि चुन अब इस खेल का नया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था, और इसीलिए उसके साथ साथ पूरे कोरिया के लिए भी ये जीत बहुत ज्यादा खास थी। पूरा का पूरा साउथ कोरिया जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, और फिर आने वाले सालों में भी वो इस खेल के सारे कंपटीशन जीतता चला गया। यानी कि पिछले कुछ सालों से अब चुन ही इस खेल का चैंपियन है, और कोरिया के साथ साथ वो चाइना और जापान जैसे देशों में भी काफी फेमस हो चुका है। अपने एक इंटरव्यू के दौरान तो चुन ने यहाँ तक कह दिया कि अगर गॉड भी इस खेल में उसके सामने आ जाए तो वो उनको भी हरा देगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो आज भी इस खेल का नंबर 1 खिलाड़ी है। फिर ऐसे ही एक दिन बुसान सिटी में इस खेल के कुछ एग्जीबिशन मैचेस चल रहे थे। इस वर्ल्ड चैंपियन चुन को भी वहां एज ए गेस्ट बुलाया गया था। दिखाया जाता है कि 10-11 साल का एक लड़का एक के बाद एक सभी को इस गेम में हराया जा रहा था। फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट उम्र में छोटा है या बड़ा, उसने अपने साथ खेलने वाले लगभग सारे प्लेयर्स को ही हरा दिया था। यहाँ आसपास खड़े हुए लोग उसके बारे में काफी सारी बातें करने लगे थे, जैसे कि उसे ये खेल खेलते हुए महज 1 साल ही हुआ था, लेकिन इतने कम समय में भी वो एक कमाल का खिलाड़ी बन चुका है। उसके बारे में चल रही इस तरह की बातों ने जल्द ही चुन का भी ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर लिया। वो खुद उस बच्चे का खेल देखने के लिए उसके टेबल पर जाता है, पर यहाँ चुन को महसूस होता है कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, और इसीलिए ओपोनेंट की सिर्फ 2 गोटियों को बदलकर वो उस बच्चे की जीती हुई बाजी को पूरी तरह से पलट देता है। वो बच्चा इस हार को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और इसीलिए तुरंत ही चो के पास जाकर उससे एक और गेम खेलने की जिद करने लगता है। असल में ये बच्चा चो के बारे में नहीं जानता था, और चो को भी इस बच्चे की बहादुरी देखकर अच्छा लगता है। इसके बाद चो उसे इस खेल की एक पहेली देता हुआ कहता है कि अगर तुमने इस पहेली को सॉल्व कर लिया तो मैं वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ एक गेम जरूर खेलूंगा। इसके बाद चो का मैनेजर उसे बताता है कि इस बच्चे का नाम ली चैंग है, जो इस शहर में अपने दादाजी के साथ ही रहता है। वो अक्सर उनकी घड़ियों की दुकान पर बैठकर सारा दिन गो की प्रैक्टिस करता रहता है। इधर दिखाया जाता है कि दादाजी उसके इस गेम एडिक्शन से काफी परेशान है, क्योंकि इस खेल के चक्कर में वो पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फिलहाल वो सारा दिन उसी पहेली को सॉल्व करने में लगा रहता है, जो सियोल जाने से पहले वर्ल्ड चैंपियन चो उसे देकर गया था। यहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक दिन चो का मैनेजर उसे सियोल सिटी के किसी अमीर आदमी के घर पर लेकर गया है। असल में इस आदमी के इकलौते बेटे को गो गेम खेलने का बहुत शौक है, और इसीलिए वो चाहता है कि वर्ल्ड चैंपियन चो खुद उसे ये खेल खेलना सिखाए। हालांकि इसके बदले में वो अच्छे खासे पैसे देने के साथ साथ चो को काफी सारे ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप भी दिलवाएगा, पर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इस खेल की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, और यही बात चो को कुछ खास पसंद नहीं आती। इसीलिए वो उसे साफ तौर पर इनकार करते हुए कहता है कि जिस जगह इस खेल की कदर नहीं, वहाँ पर सिखाना तो दूर की बात है। मैं तो असल में यहाँ 2 और मिनट रुकना भी नहीं चाहूंगा। इसके बाद चो तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है, और साथ ही अपने मैनेजर को डांट लगाते हुए ये कहता है कि आगे से कभी भी इस तरह के लोगों से उसकी मीटिंग ना करवाए। इस पूरी घटना से ये साफ नजर आता है कि चो के लिए पैसों से कहीं ज्यादा उसका ये खेल मायने रखता है। इसके कुछ दिनों बाद चो की वाइफ जूमी उसे बताती है कि उसके लिए कुछ नई चिट्ठियां आई हैं। चो के फैंस उसकी तारीफ में उसे अक्सर इस तरह की चिट्ठियां लिखते रहते हैं, लेकिन आज उन्हीं में से एक चिट्ठी है ली चैंग नाम के उस लड़के की। फिर चो जब इसे खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ली चैंग ने उसकी दी हुई वो पहेली सुलझा ली है, और अब वो चाहता है कि चो अपना वादा पूरा करने के लिए उसके साथ एक मैच खेले।
ये चिट्ठी पढ़ते ही चो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और फिर क्या था, अगले ही दिन वो अपने मैनेजर के साथ बुसान सिटी पहुंचकर सीधे पहुंच जाता है ली चैंग के दादाजी की दुकान पर। इसके कुछ देर बाद जब ये दोनों अपना खेल शुरू करने के लिए टेबल के आमने सामने बैठ चुके थे, तो पहली चाल पढ़ने से पहले ही ली उनके सामने एक और शर्त रखता है। वो चो से कहता है कि आप अगर इस गेम में हार गए तो आपको मुझे ये खेल सिखाना होगा। फिर चो उससे पूछता है कि अगर मैं जीत गया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। अब ली के पास तो उसे देने के लिए ऐसा कुछ भी खास है नहीं, तो वो अपने मिल्क शेक की बोतल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि यही वो मेरी पसंदीदा चीज है जिसे मैं दांव पर लगा सकता हूँ। उसकी इस मासूमियत को देखकर चो को हंसी आ जाती है और फिर ये दोनों इस खेल को शुरू करते हैं। इन दोनों के बीच इस खेल का समा कुछ ऐसा बन जाता है कि एक के बाद एक शाम तक ढेर सारे मैचेस खेले आते हैं। ली चैंग उसे हराने के लिए अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता है, पर फिलहाल तो इस लेजेंडरी प्लेयर चो को हरा पाना उसके लिए नामुमकिन है। खेलते खेलते अब रात होने लगी थी, लेकिन ली चैंग तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसकी यही खूबी चो को काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर वो अचानक से ही उठकर कहता है कि हमारा आज का खेल यहीं पर खत्म होता है और इसके आगे का खेल खेलने के लिए तुम्हें मेरे घर सियोल आना होगा। और साथ ही वो ली चैंग से कहता है कि आज के बाद से तुम मुझे सर कह के बुलाओगे। वर्ल्ड चैंपियन चो के मुंह से ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस बात का मतलब ये था कि भले ही ली चैंग अपने आज के सारे मैच हार गया हो, लेकिन फिर भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस बात से ली चैंग के दादाजी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जानते हैं कि अगर चो ने खुद उनके पोते की जिम्मेदारी उठा ली है तो अब तो इस बच्चे को सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि चो के मैनेजर को उसकी ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। वो कहता है कि तुमने एक अमीर क्लाइंट को छोड़कर एक ऐसे बच्चे को क्यों चुना जहां से तुम्हें बदले में कुछ मिलने वाला भी नहीं है। चो उससे कहता है कि मैंने अगर अपनी नॉलेज को इस दुनिया के साथ नहीं बांटा तो शायद ये एक तरह की नाइंसाफी होगी, पर शर्त यह है कि ये ज्ञान मैं सिर्फ उसी को दे सकता हूँ जो वाकई में इस चीज को डिजर्व करता हो। और सच कहूँ तो सिर्फ ली चैंग में ही मुझे वो बात नजर आती है जिसके साथ मैं अपना सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। इसके कुछ दिनों बाद ली चैंग के दादाजी बड़े ही भारी मन से अपने पोते को सियोल सिटी के लिए रवाना कर देते हैं ताकि वहां पर वो अपने गुरु के साथ रहकर उनसे ज्यादा सीख सके और आने वाले समय में खुद भी इस खेल का उस्ताद बन सके। कुछ घंटों के सफर के बाद वो सियोल सिटी पहुंचकर मिस्टर चो के घर में एंट्री करता है। चो की वाइफ जूमी एक बहुत ही अच्छी महिला है और इसीलिए उन्होंने ली चैंग का इस घर में पूरे खुले दिल से स्वागत किया। इसके बाद जब चो ली चैंग को उसका कमरा दिखाने गया तो वहां दीवारों पर लगी कुछ तस्वीरों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक बूढ़े आदमी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए चो उसे बताता है कि ये मेरे गुरु थे जिन्होंने काफी ज्यादा एज होने के बाद मुझे सिखाना शुरू किया और फिर कुछ ही महीनों बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिस वजह से मैं उनसे बहुत ज्यादा तो नहीं सीख पाया। तो इस खेल का एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए मुझे खुद से ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ली चैंग मेरे मुकाबले तो तुम लकी हो क्योंकि तुम्हारा गुरु यानी कि मैं अभी भी काफी यंग हूँ जो तुम्हें काफी लंबे समय तक सिखा पाएगा। ली चैंग अभी इस शहर में नया ही पहुंचा था तो चो ने उसे सिखाने से पहले शुरू में 2-4 दिन का टाइम दिया है ताकि वो यहाँ आसपास में घूमकर इस शहर के साथ थोड़ा हैबिचुअल हो जाए। अब जैसा कि इस कहानी में हम पहले भी देख चुके हैं कि ली चैंग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट टाइप का लड़का है, तो इसीलिए वो अगले ही दिन घूमते फिरते हुए पहुंच जाता है इस शहर में चलने वाले एक गो स्कूल में। वहां पर उसने उन सभी के साथ कंपटीशन करने की इच्छा जताई और फिर एक एक करके वो उन सभी लोगों को हराने लगा। ली चैंग के मुकाबले तो ये सब लोग अभी काफी कच्चे थे और इसीलिए वो बड़े ही आसानी से इन सभी को हराता चला गया। बाद में एक गेम ऐसा भी होता है जिसमें वो अकेला और बाकी वो सब एक साथ हो जाते हैं, पर इस बार भी वो ली चैंग को हरा नहीं पाए। इस पूरी अकेडमी में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि वो वर्ल्ड चैंपियन मिस्टर चो का स्टूडेंट है और इसीलिए उसे हरा पाना हल्के फुल्के प्लेयर्स के बस की बात नहीं है। यहीं दूसरी तरफ गो एसोसिएशन के द्वारा रखे गए इस फाइनल मैच में चो का मुकाबला इस देश के दूसरे सबसे अच्छे प्लेयर नामची से चल रहा है। नामची पिछले काफी सालों से इस उम्मीद में खेल रहा है कि वो एक न एक दिन तो चो को हरा ही देगा, लेकिन इस बार भी चो ने उसे बुरी तरह से हराने के साथ साथ उसकी हार के ऊपर एक ऐसा गाना गुनगुनाने लगा जिसकी वजह से नामची को अब और भी ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी। फिर बाद में उसके मैनेजर के पूछने पर चो उसे बताता है कि मैंने ऐसा जानबूझकर इसलिए किया ताकि नामची इस हार के सदमे को लंबे समय तक ना भूल पाए और आगे से उसमें मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत तक ना बचे। यहाँ देखा जाए तो चो के अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ अब थोड़ा बहुत घमंड भी पनपने लगा था और आगे जाकर शायद यही बात उसकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर दे। खैर कुछ ही देर बाद उसे ये खबर मिलती है कि किस तरह उसके चेले ली चैंग ने शहर की एक गो एकेडमी में जाकर वहाँ झंडे गाड़ दिए। अब इस खेल के नए प्लेयर्स उसे जीनियस कहकर बुलाने लगे हैं। ये सुनकर चो को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसके हिसाब से अगर तारीफ और फेम समय से पहले मिल जाए तो ये किसी भी स्टूडेंट के सीखने में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर सकते हैं। फिर शाम को घर पहुंचकर वो ली चैंग की अच्छे से क्लास लेता है।
वो उससे इस खेल से जुड़े हुए काफी सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है जिसका ली के पास फिलहाल तो कोई जवाब नहीं था। चो उसके साथ काफी सख्ती से पेश आता हुआ कहता है कि भले ही तुम नौसिखिया प्लेयर से छोटे मोटे गेम जीत जा रहे हो, लेकिन आज भी तुम्हें इस खेल का बेसिक फंडामेंटल अच्छे से नहीं आता है। इसलिए हवाबाजी करने से बेहतर है कि अपने पुराने ज्ञान को छोड़कर नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाओ। इसी तरह समय बीतता जाता है और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। ली चैंग, जो पहले काफी खुशनुमा टाइप का बच्चा हुआ करता था, अब देखने में थोड़ा डिप्रेस जैसा नजर आता है। उसे अंदर से यह महसूस होने लगा है कि शायद वो अपने मास्टर चो जैसा कभी नहीं बन पाएगा। फिर एक दिन जब वो अपने गो क्लब की छत पर मुरझाया सा बैठा हुआ था तो नामची उसके पास आकर कहता है कि तुम अपने गुरु से तभी आगे जा पाओगे जब तुम ये गेम उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलोगे। नामची की इस बात ने तो मानो ली चैंग के दिमाग की बत्ती जला दी, क्योंकि आज तक तो वो बस अपने गुरु जैसा ही बनने की कोशिश कर रहा था, ना कि उनसे आगे निकलने की। फिर देर रात तक उसे अकेले ही प्रैक्टिस करता हुआ देख चो की वाइफ उससे कहती है कि तुम इस बच्चे के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रहे हो। जवाब में चो कहता है कि आज तक उसने अपना खुद का स्टाइल इजाद करने की कोशिश ही नहीं की, और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा इस खेल का चैंपियन खिलाड़ी नहीं बन सकता। उसके घर वाले उसे यहाँ मेरे ही भरोसे पर छोड़कर गए हैं, इसलिए उसकी बेहतरी के लिए जो भी जरूरी है मुझे वो करना ही होगा। और वैसे भी इस खेल में अगर आप नंबर 1 नहीं है तो नीचे वालों की कोई पूछ नहीं होती। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद नेशनल लेवल की चैंपियनशिप शुरू होती है। चो के साथ साथ बाकी लोगों को भी ली से काफी उम्मीदें थी, लेकिन खेल के दौरान वो सबकी उम्मीदों को तोड़ता हुआ बहुत ही बुरा प्रदर्शन करता है। एक तो ये लड़का अपने खेल के दौरान बहुत ज्यादा स्लो है, और साथ ही साथ उसकी ज्यादातर चालों को देखकर तो यही लगता है कि वो चो के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहता। एक तरफ जहां मास्टर चो का खेल काफी ज्यादा एग्रेसिव है, तो वहीं दूसरी तरफ ली चैंग काफी ज्यादा डिफेंसिव मोड में खेलता है। हर रोज की तरह जब आज रात भी ये दोनों अपने खेले गए मैचेस का एनालिसिस करते हैं तो चो उसे काफी ज्यादा डांट लगाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। इस खेल को तुम जितना ज्यादा अटैकिंग तरीके से खेलोगे, शुरुआत में ही तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ना जाने तुम्हें पिछले कुछ महीनों से क्या हुआ है और तुम ये खेल मानो किसी बेवकूफ की तरह खेलने लगे हो। लेकिन आज की रात ली के स्वभाव में भी एक तरह की अकड़ नजर आती है, मानो कि वो साइलेंटली चो से ये कहना चाह रहा था कि भले ही इस खेल के सारे दांव पेच मैंने आपसे सीखे हो, लेकिन फिर भी मैं आंख बंद करके सिर्फ आपको ही फॉलो नहीं कर सकता। उसकी इस अकड़ को देखकर चो उसकी बहुत बुरी तरह से डांट लगाता है, पर बाद में अपने रूम में जाने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि शायद अब ली चैंग अपना ही एक नया तरीका इजाद करने की कोशिश कर रहा है। चो तो ये बात हमेशा से ही जानता था कि ली चैंग एक जीनियस है, पर एक गुरु होने के नाते वो उसे हारता हुआ भी नहीं देख सकता। कुछ देर तक सोचने के बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो वापस से ली से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि हर्ट होने की वजह से ली चैंग इस घर को छोड़कर जा चुका है। इसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही बस स्टॉप पर पहुंचकर ली से मिलता है। वो ली के सामने ये कन्फेस करते हुए उससे माफी मांगता है कि जाने अनजाने में मैंने तुम पर अपना तरीका लादने की कोशिश करी, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि सिर्फ मेरा ही तरीका इस खेल को खेलने का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता। मुझे अब ये समझ आ चुका है कि तुमने अपना एक खुद का भी स्टाइल बना लिया है जो कि मेरे खेलने के अंदाज से काफी ज्यादा अलग है। तो मेरी तुमको ये सलाह है कि अपनी इस प्लेइंग स्टाइल पर तब तक बने रहना जब तक कि तुम खेलने के इस तरीके पर महारत हासिल ना कर लो। इन दोनों के बीच की ये बातचीत काफी अच्छी रहती है और फिर वो वापस से चो के साथ उसके घर पर चला जाता है। अपने गुरु से हरी झंडी मिलने के बाद अब तो ली अपने खेलने के तरीकों को लेकर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। फिर देखते ही देखते वो अपने आने वाले सारे लीग मैचेस जीत लेता है। हालांकि चो को उसके खेलने का ये तरीका अभी भी कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन अब वो उसके ऊपर अपना तरीका लादने के बजाय ली को उसी के स्टाइल में और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। चो का तरीका होता है शुरू में ही अटैक करके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बटोरना, लेकिन ली चैंग बहुत ही डिफेंसिव मोड में समय लेकर खेलता है और अपने ज्यादातर गेम्स को वो 1 या 2 पॉइंट से ही जीतने की कोशिश करता है। लेकिन ये तरीका इतना नया है कि सामने वाले को जब तक उसका खेल समझ आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। फिर सेमीफाइनल में उसका मुकाबला मिस्टर चो के कट्टर प्रतिद्वंदी यानी कि नामची से होता है। यहीं दूसरी तरफ मिस्टर चो का भी उनके किसी ओपोनेंट के साथ सेमीफाइनल गेम चल रहा था, लेकिन जाहिर है कि आज उनका मन अपने खेल पर बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए वो बीच बीच में किसी बहाने से ली का खेल देखने के लिए वहां चले जाते हैं। इन दोनों के बीच का ये मुकाबला काफी लंबा चलता है और ली के इस नए नवेले खेल को देखकर नामची पूरी तरह से हैरान था। आखिर में ली सिर्फ 1 पॉइंट से इस खेल को जीत लेता है और नामची ने भी खुशी खुशी अपनी हार को स्वीकार किया, लेकिन जाते जाते वो ली से कहता है कि अब तुम अपने गुरु से भी बेहतर बन चुके हो। असल में नामची तो कभी भी चो को हरा नहीं पाया और इसीलिए वो ली के दिमाग में इस तरह की बातें डालता रहता है ताकि किसी न किसी बहाने तो वर्ल्ड चैंपियन चो को नीचा दिखाया जा सके। उसकी इस जीत से मास्टर चो भी काफी ज्यादा खुश थे और आज उनका सीना गर्व से चौड़ा हो चुका था।
लेकिन इसके बाद जब यहाँ से बाहर जाते वक्त उनकी नजर वहाँ पर लगे हुए एक बोर्ड पर पड़ी तो पता चला कि अब वो दिन आ गया है जिसका इंतजार शायद कहीं ना कहीं हर गुरु को होता है। यानी कि कुछ दिनों बाद होने वाले फाइनल मैच में अब गुरु शिष्य एक दूसरे के आमने सामने होंगे। उसका मैनेजर कहता है कि क्या बात है, ये मैच तो काफी दिलचस्प होने वाला है। सोचो अगर कहीं उसने तुम्हें हरा दिया तो। चो हंसते हुए कहता है इसके लिए उसे कम से कम अभी 10 साल और लगेंगे। फिर रात के समय जब वो ली के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसने चो के खेलने के तरीके का बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर रखा है। इसके अंदर चो के वो ज्यादातर दांव पेज लिखे हुए थे जिससे वो अक्सर अपने ओपोनेंट को फंसाया करता था। ये देखकर पहले तो चो को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन अपने जबरदस्त कॉन्फिडेंस की वजह से वो इसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता। फिर अगले ही हफ्ते वो दिन भी आ जाता है जिसका ये शहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यानी कि आज ही वो फाइनल का दिन है जिसमें गुरु और शिष्य एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस ऐतिहासिक मैच को कवर करने के लिए इस देश का लगभग हर न्यूज मीडिया आज यहाँ पर मौजूद है। और सच कहूँ तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं है कि चो जैसा वर्ल्ड चैंपियन 1% भी इस मैच को हार सकता है, और वो भी अपने खुद के स्टूडेंट ली चैंग से। खैर कुछ ही देर बाद ये खेल शुरू होता है और हर बार की तरह इस बार भी चो ने बहुत ही अटैकिंग शुरुआत की है। उसने शुरू के 50 मिनट में ही ली को कई जगह बीट करके काफी सारे पॉइंट्स बना लिए। वहीं दूसरी तरफ ली चैंग इस खेल को किसी कछुए की तरह खेल रहा है। अपने 2.5 घंटे के समय में उसने बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच रखा है और फिलहाल तो उसके खेल को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इसे जीत पाएगा। इंटरवेल यानी फर्स्ट हाफ तक के गेम में तो ली चो से काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है और नामची के अलावा किसी को भी उसके जीतने की जरा सी भी उम्मीद नहीं है। फिर इंटरवेल के बाद जब ये खेल दोबारा शुरू होता है फिर उसके हाव भाव को देखकर ये साफ पता लग रहा था कि वो काफी ज्यादा नर्वस है। इसी दौरान उसे अपने मास्टर चो की एक बात याद आती है कि कभी भी इस खेल के दौरान तुम्हें पहले से ही डर कर हार नहीं माननी है, और अगर मान लो कभी बाई चांस ऐसा हुआ भी तो आंख बंद करके अपनी जिंदगी के ऐसे पलों को याद करना जिसमें तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और खुश थे। फिर ली के ऐसा करते ही मानो इस खेल को लेकर उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल जाती है। उसकी नर्वसनेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक मंद मंद सी मुस्कान थी। फिर इसके बाद उसने जो चालें चली उसने चो को काफी ज्यादा हैरान करके रख दिया। धीरे धीरे अब उसे समझ आने लगा था कि ली का खेल उसकी सोच से काफी ज्यादा अलग है। और फिर कुछ देर बाद तो ली ने एक ऐसी चाल चली जिसने चो को इस खेल में बुरी तरह से फंसा के रख दिया। खुद को बचाने की कोशिश में उसने सारे दांव पेच लगा कर देख लिए, पर शाम तक भी वो ली के बिछाए हुए जाल से बाहर नहीं निकल सका। और आखिरकार अब चो को ये बात समझ आ चुकी थी कि भले ही आधे पॉइंट से सही लेकिन ली ही इस गेम को जीतेगा। फिर लास्ट में जजेस ने भी इस देश के नए चैंपियन की घोषणा कर दी, यानी कि ली चैंग नाम का ये बच्चा अपने गुरु चो को हराकर अब नेशनल चैंपियन बन चुका था। मास्टर चो के हाव भाव से ये साफ पता लग रहा है कि उसे इस हार से गहरा सदमा लगा है और कहीं ना कहीं वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि आज इतने सालों बाद वो इस फाइनल को हार चुका है। फिर यहाँ से बाहर जाते वक्त जब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या आप अपने इस स्टूडेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, तो जवाब में चो ने सिर्फ इतना ही कहा कि अब मेरे पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर देर रात ये दोनों एक साथ घर पहुंचते हैं। यहाँ चो का रिएक्शन देखकर जूमी इस खेल के रिजल्ट को समझ गई। उसने ली को उसकी जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि आज का ये खेल तुम दोनों पर ही काफी भारी गुजरा होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ली अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि सबके सामने अपने गुरु को हराकर मानो उसने कोई गुनाह कर दिया हो। तो वहीं दूसरी तरफ चो अपनी इस हार को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। वो अंदर ही अंदर इस हार से बुरी तरह से टूट चुका है। फिर अगले दिन जब हमेशा की तरह दोनों एक साथ बैठकर अपने लास्ट हुए गेम का एनालिसिस कर रहे थे तो चो उसके सामने इस बार काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि वो ली को एक गलत तरह की चाल सिखाने की कोशिश भी करता है। ली भी इस बात को समझ रहा था कि उसके गुरु अब उसके सामने असहज हैं और इसीलिए वो कल के मैच के लिए उनसे माफी मांगता है। ये सुनकर तो चो को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ली से कहता है कि खेल के दौरान ना तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ और ना ही तुम मेरे शिष्य। एक बार गलती से मुझे हराने के बाद तुम ज्यादा रौब ना झाड़ो। खेल में तो आए दिन हार जीत लगी ही रहती है, पर इस तरह से माफी मांगकर तुम मेरी और ज्यादा इंसल्ट ना करो। यहाँ ऊपर से तो चो भले ही कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने इस स्टूडेंट से अब जलन महसूस होने लगी थी। फिर इसके बाद भी आने वाले कई टूर्नामेंट्स के फाइनल में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे, लेकिन हर बार एक ही तरह का नतीजा देखने को मिलता है, और वो ये कि ली चैंग अपने गुरु चो को हर बार हराया जा रहा था। लगातार मिल रही इस हार ने चो को अंदर ही अंदर तोड़ के रख दिया। उसकी हालत को देखते हुए उसकी वाइफ ने भी उसे समझाने की काफी कोशिश करी, क्योंकि वो भी इन दोनों के बीच के बिगड़ते हुए रिश्ते को साफ तौर पर देख पा रही थी। एक तरफ गुरु है जो अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं, और दूसरी तरफ है वो चेला जो जीत कर भी अपनी जीत को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। फिर एक दिन आया जब चो ने ली को उसके घर वापस जाने के लिए भी कह दिया, क्योंकि उम्र के साथ साथ ली अपने खेल के लिहाज से भी अब काफी बड़ा हो चुका है। पर जाते जाते उसने ली से ये भी कहा कि कभी भी अपनी जीत पर खुद को शर्मिंदा महसूस मत करवाना।
मेरे लिए तुम हमेशा से ही एक चैंपियन प्लेयर रहे हो और मुझे खुशी है कि तुमने इसे खेलने का एक अपना ही स्टाइल बना लिया है। सच कहूँ तो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट का टीचर होना मेरे लिए गर्व की बात है। अपने गुरु के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर ली की आंखें भर आईं और वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर अगले दिन अपने दादाजी के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने लगा। उसके गुरु चो और जुनमी ने उसे बहुत ही भारी मन से विदा किया। फिर इस दिन के बाद से चो डिप्रेशन में ही रहने लगा। आजकल तो उसने अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है और अपने प्री शेड्यूल मैचेस को खेलने के लिए अब वो गो क्लब भी नहीं जाता। उसकी इस हालत को देखकर उसकी वाइफ भी बहुत ज्यादा दुखी है। फिर एक दिन आखिरकार उसने चो से ये कह ही दिया कि मैं गेम में हारे हुए इंसान के साथ तो रह सकती हूँ, लेकिन जिंदगी से हारे हुए इंसान के साथ नहीं रह सकती। तुम्हें भी पता है कि मैंने ली को हमेशा अपने बच्चे की तरह ही माना है, लेकिन अब तुम्हारी इस हालत को देखकर मुझे उससे नफरत होने लगी है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि चो ने अब बहुत ज्यादा पीना भी शुरू कर दिया है। वो नशे में रहकर ही अपनी उस हार को भुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर जब एक दिन वो नशे की हालत में सड़क किनारे खड़े होकर उल्टियां कर रहा था, तभी वहां से गुजरते हुए उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नामचीन उसे देख लिया। उसको भी आज चो की हालत पर तरस आ रहा था। वो उसे अपने साथ अपने घर ले गया और उसे पानी पिलाकर उसके संभलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नामची उसे समझाते हुए कहता है कि तुमने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है। सोचो अगर तुमसे मिली हुई हार को मैंने अपने दिल पर लगाया होता तो शायद अब तक तो मैं ये दुनिया छोड़कर जा चुका होता। देखो तुम हमेशा से ही एक चैंपियन प्लेयर रहे हो, लेकिन अचानक से मिली एक हार ने तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी। भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन इस तरह से खत्म होते हुए भी नहीं देख सकता। और सोचो अपने उस स्टूडेंट के बारे में जो आज तक अपनी जीत को सेलिब्रेट तक नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से खुद को खत्म करने से बेहतर है कि तुम एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत से खड़े हो जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम आज भी वही चैंपियन हो जिसके नाम का कभी डंका बजा करता था। नामची की इन बातों का चो के ऊपर काफी असर होता है और आज उसे यह महसूस हुआ कि कोई भी हार तब तक हार नहीं है जब तक कि आप उसे ही अपना अंत न मान लें। इसके बाद उसने एक बार फिर से अपना गेम बोर्ड बाहर निकाला और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए इस गेम की कई सारी नई स्ट्रेटेजीज बनाने लगा। अपने स्टूडेंट से मिली उस हार ने चो को बिल्कुल बदल के रख दिया और इसीलिए उसका यह नया गेम भी अब काफी हद तक बदल चुका है। फिर कुछ महीने बीत जाने के बाद एक टूर्नामेंट के दौरान जब किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि फॉर्मर चैंपियन चो इस खेल में कभी वापस आएगा, तो सबको चौंकाते हुए एक दिन अचानक से ही वो वहां पर पहुंच गया। इस बार उसके खेल के साथ साथ उसका मिजाज भी पूरी तरह से बदला हुआ है और अब उसकी बातों में वो पहले जैसा घमंड भी नजर नहीं आता। अब क्योंकि चो इस खेल को खेलने के लिए खुद तो सहज हो चुका था, तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपने स्टूडेंट ली चैंग को भी उसके सामने खेलने के लिए कंफर्टेबल करे। फिर एक दिन वो ली चैंग से जाकर मिला जो लगातार पिछले 19 टूर्नामेंट्स को जीत चुका है। पुराने दिनों को याद करते हुए चो ने उसके साथ काफी अच्छी अच्छी बातें करी और साथ ही उसे ये बात एक बार फिर से बताया कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि मैं तुम्हारे जैसे शिष्य का गुरु बन पाया। उसकी बातों को सुनकर अब ली भी काफी हद तक कंफर्टेबल हो चुका था और इन दोनों के बीच की पुरानी सारी कड़वाहट अब मिट चुकी है। फिर आने वाले टूर्नामेंट में एक के बाद एक अपने ओपोनेंट्स को हराकर ये दोनों गुरु चेला एक बार फिर से फाइनल में पहुंच जाते हैं। फाइनल मैच शुरू होता है और इस बार इन दोनों के ही दांव पहले से काफी अलग थे। काफी देर तक चले इस लाजवाब खेल में अब ली भी ये बात समझ चुका था कि गुरुजी इस बार काफी ज्यादा अपडेट होकर आए हैं और आखिर में चो के कुछ ऐसे दांव थे जिसका ली के पास कोई जवाब नहीं था। जजेस को भी इन दोनों के बीच का ये जबरदस्त गेम देखकर काफी मजा आ रहा था और आखिरकार लगातार 19 टूर्नामेंट जीतने के बाद ली आज इस मैच को हार गया। यानी कि फॉर्मर चैंपियन मिस्टर चो एक बार फिर से इस खेल के चैंपियन बन चुके थे, लेकिन इस बार इस जीत के साथ उनकी आंखों में बिल्कुल भी घमंड नजर नहीं आ रहा था। चेला भी अपने गुरु की इस जीत से अंदर ही अंदर खुश था और उसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो अपने गुरु से और भी नई चीजें सीख पाएगा। फिर उस रात डिनर के बाद ली के वहां से जाते समय चो ने उसे अपने गुरु का सालों पुरानी गो बोर्ड गिफ्ट में दिया और आज के बाद से गुरु और शिष्य के बीच का ये रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत बन गया। फिर आने वाले कई टूर्नामेंट्स के फाइनल में भी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने पड़ते रहे और नतीजा कुछ ऐसा निकलता कि कभी चो जीत जाता तो कभी ली। खैर विनर चाहे जो भी हो, लेकिन ये दोनों अब एक दूसरे के साथ खेलते हुए काफी सहज थे। जहां एक तरफ चेला दिन ब दिन अपने खेल को निखारता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गुरु को भी अब ये बात समझ आ चुकी थी कि खेल में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और हार या जीत से ज्यादा मायने रखता है उस खेल को खेलने वाले का जज्बा। क्योंकि अगर इंसान अपने जज्बे को बरकरार रखता है तो आने वाले दिनों में वो अपनी जिंदगी के किसी भी हार को जीत में बदल सकता है। खैर गुरु और शिष्य के बीच का ये खेल आज तक जारी है और ऐसी ही हैप्पी एंडिंग के साथ